हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। तो आज है 4 अप्रैल 2022, यानी आज ही कक्षा 10 वालों का यूपी बोर्ड के सभी लोगों का आज साइंस का पेपर हुआ है। तो आज हम उसी एक साइंस के पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी देखेंगे, और पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम देंगे। अगर आप इसे देखते हैं और अगर आप अभी यानी आगे यानी 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं कक्षा 10 का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका कोड है, पेपर का संकेतांक है, ये है 824 BJ। इसका जो कोड है ये है 824 BJ और 2022, और ये विज्ञान का पेपर है। तो पूर्णांक 70 और समय 3 घंटे 15 मिनट से सभी लोग परिचित हैं, और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ये सब भी आप लोग जानते हैं। और यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का, खा तथा गा में विभाजित है। तो अब इसमें जो भी लिखा गया है, ये 3 निर्देश आप पढ़िएगा। बाकी तो अब हम सीधे अपने पेपर पर चलते हैं। तो पहले पेपर में हम खंड का से शुरू करते हैं। खंड का से ही पेपर शुरू हुआ है। तो क्या है पहला प्रश्न कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है, यानी कि किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो एक जो है हीरा, यानी दूसरा वाला ऑप्शन, यही हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो चश्मे में अवतल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग एकदम आराम से दिल थाम के वीडियो को देखिए, आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और एकदम आपके ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो ठीक है। अब तीसरा प्रश्न गा वाला है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं? नहीं। एक बिंदु पर मिलती हैं? नहीं। एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यही चुंबकीय बल रेखाओं का गुण है कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब इसके बाद यदि के बाद ये जो निशान बना हुआ इसे हम फाई पढ़ते हैं। तो ये प्रश्न हुआ यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स है, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए बराबर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच सही संबंध है। तो इनके बीच यही सही संबंध है, यही पहला वाला बी बराबर फाई अपान ए, यही इनका एक संबंध है तीनों में, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में। अब इसके बाद हम दूसरे का वाला प्रश्न देखते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी जो वस्तु स्थित है, जो यू है वो 30 सेंटीमीटर, और वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, यानी वी भी 30 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी यानी हमें एफ ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी, तो यही सूत्र लगाना पड़ेगा। v की जगह पे आपको v का मान यानी 30 रखना है, और u की जगह पे u का मान यानी 30 रखना है। लेकिन ये जब अवतल दर्पण है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/-30 माइनस 1/-30। तो ऐसे ये हो जाएगा माइनस का 2/30 और माइनस 1/f बराबर माइनस का 2/30। तो आप जब आप इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी माइनस का 15 सेंटीमीटर होगी। अब दूसरे का खा वाला है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की हमेशा 2 गुनी होती है। तो फोकस दूरी 40 है तो वक्रता त्रिज्या इसकी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। तो अब है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या प्रश्न है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये
इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, यह बहुत दूर तक वस्तुओं को देखने में सक्षम है, इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब तीसरे का वाला प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है यानी आपको वस्तु की दूरी ज्ञात करना है, अर्थात आपको यू ज्ञात करना है। अब देखिए ये लेंस है, लेंस में भी यही सूत्र लगता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। दर्पण में 1/v प्लस 1/u होता है और लेंस में 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u होता है। ठीक है, तो जब आप इसी सूत्र पर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। कैसे मिल जाएगा ये आप स्वयं कीजिएगा। हाँ, लेकिन जब ये जो लेंस है ये अवतल लेंस है, इसलिए इसकी फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगी, तो अब आप इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन और इसके अथवा में है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम। ये दोनों काफ़ी लंबे सवाल हैं जो कि इस समय नहीं लग सकते, इसके लिए मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर इसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, या तो विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, यानी विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है। ये देखिए ये जो विद्युत मोटर वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये विद्युत मोटर वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर का सिद्धांत ये है कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये इसका सिद्धांत हो गया और इसकी रचना का सचित्र वर्णन करना है। तो विद्युत मोटर तो आप सभी लोग देखें, अगर नहीं देखें तो आप लोग अपनी बुक से इसकी मतलब कि इसके चित्र को समझ लीजिए और बनाने का प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं खंड खा की तरफ। खंड खा में दिया गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। खंड खा में क्या दिया गया, पहला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। फिर पांचवे का खा वाला दूसरा प्रश्न है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन है, तो ये धातु जिंक है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन है, तो ये जिंक है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 प्रश्न। अब हम छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC प्रणाली में नाम लिखिए। इसका में IUPAC में नाम लिखना है। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। इसे हम पहला है कि CH3 CH2 CH2 और CH3। हम पहले इसमें कार्बन की संख्या को गिनते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 कार्बन है। ठीक है, तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। अब ये एल्केन है तो इसमें एन जुड़ जाएगा, तो पहला वाला हो जाएगा ब्यूटेन। फिर दूसरा है CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल। इसे हम इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। फिर इसके बाद मेंडेलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो मेंडेलीव का आवर्त नियम यह है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या, फिर से हम बताते हैं कि मेंडेलीव का आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यही है मेंडेलीव का आवर्त नियम। फिर इसके बाद अब आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है CH3, तो ये दिया गया पहला वाला कि CH3COOH प्लस C2H5OH। इसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति यहाँ पर एक उत्प्रेरक है। तो ये देखिए ये पहला CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है, इसे हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। फिर ये C2H5OH ये जो है एक एथिल एल्कोहल है। ये क्या है, ये है एथिल एल्कोहल।
तो इनके मध्य की अभिक्रिया अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इससे क्या क्या बनते हैं, इससे देखिए CH3 COO C2H5 बनता है। इसे एथिल एसीटेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एथिल एसीटेट। सूत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, CH3 COO C2H5 बनता है और प्लस में जल बनता है, H2O भी बनता है। फिर इसके बाद अब अगली अभिक्रिया है कि C2H5Br प्लस KOH, ये जलीय में है। तो इससे देखिए एथिल एल्कोहल बनता है। इससे क्या बनता है, एथिल एल्कोहल, जिसका है सूत्र है कि C2H5OH C2H5OH। C2H5Br को बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड और KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों की अभिक्रिया से बनता है C2H5OH। तो अब इसके बाद सातवां प्रश्न है कि धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो धावन सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट तथा मीठा सोडा का नाम होता है कि सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो धावन सोडा का सूत्र होता है कि Na2CO3.10H2O। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2O। यह हो गया धावन सोडा का सूत्र। और इसके बाद मीठा सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। NaHCO3 सोडियम का बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मीठा सोडा का सूत्र होता है। अब इसके बाद आती है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किसको हैं। देखिए, दो यौगिकों के मध्य जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अथवा जब दो लोगों का विस्थापन हो तो वहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इसका एक उदाहरण है कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तब बनेगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, फिर प्लस BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। बेरियम है ये, सॉरी बेरिलियम नहीं, ये बेरियम है, Ba है। ठीक है, तो ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। अब इसके बाद आता है संक्षारण क्या है। इसके बाद क्या आता है, संक्षारण क्या है। तो संक्षारण वह प्रक्रिया होती है, संक्षारण वह प्रक्रिया होती है यानी संचरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, संक्षारण कहलाती है। यानी संक्षारण का मतलब आप इसे जंग लगना भी कह सकते हैं। इसका उदाहरण यह है कि लोहे पर जंग लगना, ये इसका एक उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण यह है कि चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना। जब कोई चांदी का आभूषण होता है वो लंबे समय के बाद उस पर काली परत चढ़ जाती है, ये भी एक संक्षारण का उदाहरण है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो साबुनीकरण को समझने से पहले आपको साबुन समझना होगा। साबुन किसे कहते हैं, तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। तो साबुन के निर्माण की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। यही हो गई साबुनीकरण की परिभाषा अथवा टिप्पणी। तो अब अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कालम होते हैं उसे हम आवर्त कहते हैं। जो क्षैतिज होता है उसे हम आवर्त कहते हैं, और जो खड़े खड़े यानी कि ऊर्ध्वाधर होता है इसे हम वर्ग या समूह कहते हैं। तो आवर्त सारणी में वह कालम जो क्षैतिज होता है आवर्त कहलाता है तथा जो ऊर्ध्वाधर होता है वो समूह कहलाता है। तो अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि रेडॉक्स अभिक्रिया। ये देखिए अथवा में करके दिया गया, लेकिन जब हमने अभी रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम लिया तो हम इसकी परिभाषा आपको जरूर बताएंगे। वह ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके बाद हम खंड ग में आते हैं। खंड ग में जो कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से लिया जाता है।
तो खंड गा का पहला प्रश्न है, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो वह अपचयी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और जिसमें सरल जटिल में टूटते हैं वह उपचयी, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जटिल सरल अणुओं में टूटते, तो यहाँ पर हो जाएगा अपचयी। तो अब अगला प्रश्न है कि चर्मदाह या पैराग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन B5 की कमी से होता है। ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ये फिर इसके बाद हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में या पोषण में। इसका उत्तर अगर आपको आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। उसके बाद घ वाला है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। इसका तीसरा वाला आंसर सही है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 10 का क्या कहता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। कौन? टाइलिन। टाइलिन जो है स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। ठीक है, तो ये है इसका प्रश्न। अब इसके बाद 10 के खा वाला, 10 का खा वाला क्या है कि परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपको स्वयं ही बना लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर चित्र कैसे बनवाएंगे। अब इसके बाद है अगला वाला प्रश्न कि पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण देना है। तो ये इसका परिभाषा यह है कि किसी जंतु के किसी भी कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन कहते हैं। इसका दूसरा नाम पुनर्जनन भी है। फिर से सुन लीजिए कि किसी जंतु के किसी भी कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन कहते हैं। उदाहरण, एक उदाहरण हाइड्रा है और दूसरा है प्लेनेरिया। एक उदाहरण हाइड्रा और दूसरा है प्लेनेरिया। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, यानी कि 11 का वाला प्रश्न है कि एक संकर तथा, रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ अब देखते हैं कि एक संकर तथा द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं? यही प्रश्न है। प्रश्न क्या है? एक संकर तथा द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं? तो एक संकर संकरण। तो इसमें एक मेंडल वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने यह दिया है। क्या दिया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में एक समय में केवल एक तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण की वंशागत का अध्ययन किया। इसे एक संकर संकरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग में एक समय में केवल एक तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण की वंशागत का अध्ययन किया। इसे एक संकर संकरण कहते हैं। और दूसरा यानी द्विसंकर संकरण में जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो ये दोनों में है, और तो ये दोनों से यही इसकी परिभाषा है। इसके बाद आता है कि दोहरा संचरण क्या है? स्पष्ट कीजिए। मनुष्य में प्रत्येक चक्र में 2 बार रुधिर हृदय में जाता है, इसी को हम दोहरा संचरण कहते हैं। दोहरा संचरण किसे कहते हैं? कि मनुष्य में प्रत्येक चक्र में 2 बार रुधिर हृदय में जाता है, इसे ही दोहरा संचरण कहते हैं। ये देखिए काफ़ी लंबा है, लेकिन हमने आपको शॉर्टकट में बताया, तो आप केवल इतना ही याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि पुमांग तथा जायांग में अंतर बताइए, दोनों के कार्य समझाइए तथा परागण एवं निषेचन में विभेद कीजिए। ये काफ़ी लंबा प्रश्न है, इसे हम किसी अगले भी वीडियो में कराएंगे। तो इस प्रकार हमने इस पूरे सॉल्यूशन को दिया, केवल ये यही 1-2 प्रश्न छूट रहे हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम इस पेपर को डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।